मित्रों नमस्कार। आखिर तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, नई नवेली जो सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री थलापति जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपना असली हिंदू विरोधी रंग आखिर दिखा ही दिया है। दोस्तों, गो हत्या पर लगी रोक को हटाने की मांग के बाद अब थलापति विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए। दोस्तों, लाइवाला की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अधिसूचित समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग मानने का आदेश जारी किया था। यही नहीं, तत्कालीन एमके स्टालिन की सरकार ने कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी जारी करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत जिन मुस्लिम जातियों को यह आरक्षण दिया जा रहा था उनमें अंसार, दक्कनी मुस्लिम, दुबई कुला, लब्बाइस, रोबधर, मराकायार, मपिल्ला, शेख और सैयद शामिल हैं। दोस्तों, आपको पता है शेख और सैयद कई राज्यों में उच्च वर्गों के तहत आते हैं, लेकिन 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, जो मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस PB बालाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी आदेश उन न्यायिक निर्णयों के पूरी तरह से खिलाफ है जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन न्यायिक निर्णयों के अनुसार धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ मुसलमान ही माना जा सकता है, क्योंकि कुरान शरीफ ये कहता है कि इस्लाम में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर जब भेदभाव है ही नहीं, जब इस्लाम जाति के आधार पर भेदभाव को इनकार करता है तो फिर इस्लाम धर्म में धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति को पिछड़े वर्गों के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अब इसके खिलाफ तमिलनाडु की थलापति विजय जोसेफ चंद्रशेखर की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। दोस्तों, 6 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में विजय की सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है। दोस्तों, समझिए कि क्रोनोलॉजी क्या है। दरअसल 1950 में जब क्यों मद्रास हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा था, इस बात को समझिए। दरअसल 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसके तहत केवल हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति के समुदायों को SC का दर्जा दिया गया था। यानी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में केवल और केवल हिंदू धर्म की जो जातियां थी, जो अस्पृश्य जातियां थी, जिन्हें माना जाता था कि जाति के आधार पर इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है, उन्हीं वर्गों के लिए शेड्यूल कास्ट के तहत उनको SC का दर्जा दिया गया। और उसमें 1956 में एक संशोधन हुआ। 1956 में संशोधन के बाद सिख धर्म के अनुयायियों को भी, जो SC कैटेगरी में आते थे, उनको इसका लाभ मिला। फिर 1990 में जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध और जैन धर्म जिन्होंने अपना लिया था, ऐसे दलितों को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से मुसलमान और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित आज भी शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं है। लेकिन तमिलनाडु से ही ये खबर निकल कर आई थी दोस्तों कि तमिलनाडु में कई दलित समाज के लोगों ने, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे थे, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने विगत दिनों मदुरई बेंच ने उस पर भी एक फैसला सुनाया था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1990 के दशक का जो दशक था उसमें तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग क्लासेज की सूची में जो पहले से मुसलमान और ईसाई समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलता रहा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदू दलित से ईसाई या मुस्लिम बनता है तो उसका SC का दर्जा समाप्त हो जाता है, लेकिन OBC कैटेगरी का दर्जा उसका समाप्त नहीं होता था। और इसी आधार पर तमिलनाडु सरकार ने मुसलमानों के लिए 3.5% और ईसाइयों के लिए भी 3.5% का अलग आंतरिक आरक्षण लागू किया। यानी जो 30% का कोटा बैकवर्ड क्लासेज के लिए तमिलनाडु में लागू किया गया था आरक्षण का,
उस 30% के अंतर्गत 3.5% मुसलमानों के लिए और 3.5% ही ईसाइयों के लिए लागू किया गया था। लेकिन 2020 में मद्रास हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों ने अलग अलग मामलों में यह स्पष्ट किया कि ईसाई या मुस्लिम बनने के बाद एससी आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राष्ट्रपति के 1950 के आदेश के विपरीत होगा। ज्ञातव्य है कि संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राज्य सरकार या अदालत अपने स्तर पर एससी सूची का विस्तार नहीं कर सकती, लेकिन पिछले वर्ष जो 2022 में फिर से मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को दोहराया कि एससी का संवैधानिक दर्जा तभी वो व्यक्ति खो देता है जब हिंदू से वो ईसाई या मुसलमान बन जाता है। यानी जो इंडिजिनस धर्म है, जो भारत में जन्म लिया हुआ धर्म है, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, चूंकि ये जातिगत व्यवस्था जो है भारतीय समाज, सनातनी समाज की एक विकृति रही है, तो इस विकृति को दूर करने के लिए हिंदू समाज के अंतर्गत जो दलित या ओबीसी के लोग हैं उनको इसका लाभ जो है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसी के तहत बाद में कोर्ट ने यह कहा 2022 में कि ओबीसी के तहत वो आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गठित केजी बालाकृष्णन आयोग ने दलित, ईसाइयों और मुसलमानों के दर्जा देने के प्रश्न पर अपना अध्ययन जारी रखा। लेकिन 2024 में जो ओबीसी कैटेगरी के तहत तमिलनाडु की सरकार ने आरक्षण प्रदान किया था, उस पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और उसी के खिलाफ थलापति विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, इस पर तो निगाह बनी रहेगी। ये तो संवैधानिक प्रश्न है, ये कानूनी प्रश्न है, न्यायिक प्रश्न है, जिसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक सवाल है, क्योंकि तमिलनाडु वो धरती है जहां पर कि लगातार तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो विगत 20-25 वर्षों के अंदर लगातार 20-25 वर्षों के अंदर हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ एक अभियान लगातार चलता रहा है। मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां लगातार वहां क्रियाशील रही है। साथ ही इस्लामिक जो धर्मांतरण का सिलसिला है वो तमिलनाडु में भी बढ़ा है। केरल का असर तमिलनाडु में भी पड़ा है। यहां तक कि 90 के दशक में आपको पता है कि तमिलनाडु में कई ऐसी घटनाएं घटी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का, जिसमें तमिलनाडु की जो तत्कालीन सरकारें रही उसका रवैया कंप्लीटली पक्षपातपूर्ण रहा। अभी भी पिछली जो सरकार थी, एमके स्टालिन की सरकार थी, उसने जो ओबीसी कैटेगरी के तहत जो आरक्षण का लाभ दिया था मुसलमानों और ईसाइयों को, ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे फैसले एमके स्टालिन की सरकार ने लिए जो हिंदू समाज, सनातनी समाज के खिलाफ गया। मदुरई में ही कार्तिकेय दीपम का विवाद, उसमें भी तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने एक तरफा फैसला किया और उसी रास्ते पर अब थलापति विजय की सरकार भी चल पड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला देता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर बनी रहती है जिस खबर का विश्लेषण आप सुनना और समझना चाहते हैं। हर खबर के गुण और दोष के आधार पर उसका निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास पॉलिटिकल आइडिया का होता है। आप हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।